polity and administration during the Mauryan Empire. So अर्थशास्त्र में एज इट वाज द बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, तो सब कुछ पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन किया गया था उस टाइम पे. सो अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट. और अर्थशास्त्र में ऐसे 7 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स लिखे गए हैं स्टेट के, जिनको ये बोला जाता था सप्तांग राज्य. सप्तांग मीन्स 7 और राज्य मीन्स स्टेट. सो 7 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स बताए गए थे स्टेट के. और वो कौन कौन से 7 एलिमेंट्स हैं? सो दीज वर Swamin, that means the king. Amatya, that means the ministers. Kosh, that means the treasury. Janpad, that means the territory. Durg, that means the fortified capital or fort. Dand, that means justice. Mitra means ally. So these were the 7 elements of the state which were known as Saptang Rajya. Now we will discuss about them briefly. So the first one is Swamin. Swamin was the king and king was the absolute authority. हर डिसीजन जो था वो किंग ही लेता था. नाउ अर्थशास्त्र में ये भी लिखा है कि किंग शुड एक्सरसाइज हाई विजिलेंस टू सेफगार्ड हिज पोजीशन, कि कोई और उसकी पोजीशन को ले ना ले, तो दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द किंग. सो किंग हैज टू बी विजिलेंट. तो इसलिए किंग ने स्पाइस रखे थे. 2 तरह के स्पाइस थे. स्टेशनरी जो एक ही जगह पे रहते थे, दे वर नोन एज संस्था. एंड वॉन्डरिंग जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, दे वर संचार. सो 2 काइंड ऑफ स्पाइस, स्टेशनरी एंड वॉन्डरिंग, विच वर संस्था एंड संचार. और उसके साथ साथ में स्पेशल रिपोर्टर्स भी थे उनके, दे वर नोन एज प्रतिवेदक एंड पुलिसिनी. एंड जो ये लोग थे, ये पब्लिक ओपिनियन जो था वो राजा को बताते थे, सो दैट राजा उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई कर सकता था. और किंग की फीमेल बॉडीगार्ड्स भी होती थी. Now, the king had moral obligation for the welfare of his people. This is an important statement given in Arthashastra that king had the moral obligation of welfare of the people. मतलब अपनी प्रजा का welfare करना एक king की जिम्मेदारी है. So this was about Swamin. The second one is about Matyas. Now Matyas were the ministers and higher officials. तो इसमें कौन कौन से थे? मंत्रिन थे, जिसमें मिनिस्टर्स थे. पुरोहित थे, मतलब प्रीस्ट. युवराज मतलब प्रिंस. सेनापति, कमांडर इन चीफ. समहर्ती, चीफ रेवेन्यू कलेक्टर. महामत्तास, अध्यक्ष. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रदेशिका, राजुका, युक्ता. तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स थे. सो ऐसे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स थे. इसमें से जितने आप लोग याद रख सकते हो रख लो, बिकॉज देयर आर सो मैनी टर्म्स इन एंशिएंट हिस्ट्री. तो जितनी आप याद रख सकते हो रख लो. नाउ द थर्ड एलिमेंट वाज जनपद, दैट इज द टेरिटरी. नाउ जो मौर्यन एम्पायर था, सिंस हमने अभी मैप में देखा कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर रहा था, तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग टेरिटरी. तो उसको उन्होंने 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था. नॉर्दर्न प्रोविंस जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला. ईस्टर्न प्रोविंस जिसकी कैपिटल थी तोसाली. साउदर्न प्रोविंस जिसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी. और वेस्टर्न प्रोविंस जिसकी कैपिटल थी वैशाली. सो ऐसे उन्होंने अपने एम्पायर को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न. नाउ इसके साथ में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने डिवाइड किया गया था. सो एक हेडक्वार्टर नहीं था विलेजेस का, अलग अलग हेडक्वार्टर्स थे अलग अलग लेवल्स पे. फॉर एग्जाम्पल, हेडक्वार्टर एट द लेवल ऑफ 10 विलेजेस वॉज नोन एज समग्रहण. एट द लेवल ऑफ 200 विलेजेस इट वॉज नोन एज करवाटिका. At the level of 400 villages, it was known as Dronmukh, and at the level of 800 villages, it was known as Sthaniya. So, these were the various headquarters at different levels of the villages. और village headman was known as Gramika. ये हो गया विलेज के बारे में. नाउ एट द सिटी लेवल, फॉर एग्जांपल इन पाटलिपुत्र, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी दैट वाज क्वाइट एफिशिएंट. एफिशिएंसी थी काफ़ी. अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी यहाँ पे. फॉर एग्जांपल द कमेटी फॉर इंडस्ट्री, फॉर फॉरेनर्स, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, मार्केट, टैक्सेशन, ऐसे अलग अलग तरह की कमेटीज बनाई गई थी. सो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट एफिशिएंट ड्यूरिंग द मौर्यन एज. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज दुर्ग. दुर्ग मीन्स द फोर्टिफाइड कैपिटल जो थी. नो उसमें इन्होंने बताया गया है कि देयर वर 4 डिविजन्स ऑफ आर्मी. अर्थशास्त्र में 4 बोली गई हैं, बाकी मेगास्थनीज ने 6 भी बोली थी, बट हम लोग अर्थशास्त्र को फॉलो करें तो 4 डिविजन्स ऑफ आर्मी. दे वर इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलिफेंट्स. इन्फेंट्री जो है मतलब पैदल सिपाही जो थे.
कैवलरी जो हॉर्सेस पे थे सपोज, चैरियट्स जो रथ पे थे, और एलिफेंट्स जो हाथी पे थे। सो दीज वर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिविजन्स, जिसमें पैदल इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, चैरियट्स थे, रथ थे, और एलिफेंट्स भी थे, विच वर हेडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव अध्यक्ष। सो इनके अपने अपने अध्यक्ष थे। द नेक्स्ट एलिमेंट इज कोश, दैट मीन्स ट्रेजरी। नाउ ट्रेजरी मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्टिव्स उसके जो जो थे, तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेजर सोर्स था इनकम का उस टाइम पे। पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, उनको 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस उनको जो था वो पे करना पड़ता था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस मतलब एग्रीकल्चर में जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो भी उनकी आउटपुट है, उसका 1/6 पार्ट जो था वो उनको स्टेट को देना पड़ता था। दैट वाज नोन एज भाग। और इसके साथ साथ में एक एडिशनल टैक्स भी था विच वाज कॉल्ड बली एज ए ट्रिब्यूट। तो भाग उनको देना पड़ता था फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और एक एडिशनल टैक्स था बली, वो दिया जाता था स्टेट को एज अ ट्रिब्यूट। और काफ़ी सारे टैक्सेस भी थे, जैसे पिंड कर, हिरण्य कर, प्रणय। सो ऐसे अलग अलग तरह के काफ़ी सारे टैक्सेस भी थे। नाउ अर्थशास्त्र में स्टेट ओन लैंड को भी मेंशन किया गया है और प्राइवेट ओनर्स को भी। सो स्टेट ओन लैंड जो था वो कंट्रोल किया जाता था बाय शीताध्यक्ष, और जो प्राइवेट ओनर्स थे लैंड के उनको बोला जाता था क्षेत्रिका। नाउ सिंस इट वाज अ रिच एम्पायर, हमने देखा है अभी कि प्रॉस्पेरस एम्पायर था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी थी, तो यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे। और इनका जो इंचार्ज था, ही वॉज नोन एज रूपदर्शक। रूपदर्शक, ओके। और साथ में अर्थशास्त्र में एक और चीज़ मेंशन की गई है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शून्य निवेश, मतलब इस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स ऑन अनऑक्यूपाइड लैंड। जो खाली एरियाज हैं उन पे भी सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शून्य निवेश। ये भी अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। सो दिस वाज अबाउट द कोश पार्ट। द नेक्स्ट इज दंड पार्ट। सो दंड इज फॉर जस्टिस। नाउ देयर वर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स थी जो जिनको बोलते थे धर्मस्थ्य, और क्रिमिनल कोर्ट थी जिनको बोलते थे कंटक शोधन। सो धर्मस्थ्य वर द सिविल कोर्ट्स एंड कंटक शोधन वर द क्रिमिनल कोर्ट्स। जो जजेस थे उनको बोला जाता था धर्मस्थ। एंड द नेचर ऑफ द पनिशमेंट डिपेंडेड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम एंड वर्न ऑफ द ऑफेंडर। मतलब जो दंड दिया जा रहा था उनको, जो पनिशमेंट उनको दी जा रही थी, उसका जो नेचर था दैट डिपेंड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम, कितना सीवियर क्राइम किसी ने किया है, और जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है उसका वर्ण क्या है। तो सेवेरिटी ऑफ द क्राइम एंड वर्ण पे जो पनिशमेंट थी वो डिपेंड की जाती थी। एंड इवन वेरी सीवियर पनिशमेंट एज एम्प्यूटेशन एंड डिकैपिटेशन दे वर आल्सो प्रैक्टिस्ड इन दोस टाइम्स। नाउ द लास्ट एलिमेंट इज मित्र, दैट मीन्स अलाय। नाउ इसमें अर्थशास्त्र में 6 इंटरस्टेट पॉलिसीज दी गई हैं विच वर नोन एज शतघुण्य। शतघुण्य। सो नाउ व्हाट वाज दीज 6 पॉलिसीज? शतघुण्य। सो द फर्स्ट वन इज संधि, मतलब पीस ट्रीटी। सो संधि कर ली, दैट इज इफ वन इज वीकर देन द एनिमी। मतलब अगर एक राज्य दूसरे राज्य से वीकर है, अपने दुश्मन से वीकर है, तो उसको उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए, दैट इज पीस ट्रीटी। ये एक पॉइंट बोला गया था। दूसरा पॉइंट था विग्रह, दैट मीन्स हॉस्टिलिटी। ये कब करनी है? जब आप अपने दुश्मन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो सो दीज पॉइंट्स वर मेंशन इन अर्थशास्त्र कि अगर आप वीक हो अपने दुश्मन से तो संधि कर लो, अगर आप उससे स्ट्रांग हो तो विग्रह कर लो, मतलब हॉस्टिलिटी का एटीट्यूड रखो। तो थर्ड पार्ट वाज आसन, मतलब कीपिंग क्वाइट। आसन जैसे आसन लगा के बैठ जाते हैं, सो चुप करके बैठ जाओ। सो कीपिंग क्वाइट इफ वन इज इक्वल टू द एनिमी। सो अगर आप अपने एनिमी से इक्वल हो तो द पॉलिसी ऑफ आसन हैज टू बी फॉलोड। मतलब अगर आप इक्वल हो, अगर आप स्ट्रांग हो तो विग्रह करो, अगर वीक हो तो संधि करो, अगर इक्वल हो तो आसन करो। नाउ द फोर्थ वन इज यन, दैट मीन्स मिलिट्री एक्सपेडिशन। मिलिट्री एक्सपेडिशन उस टाइम पे करनी है जब आप आपकी आर्मी जो है, आपकी मिलिट्री जो है, आपके दुश्मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उन पे चढ़ाई कर दो, दैट इज मिलिट्री एक्सपेडिशन कर दो, और उनको कॉन्क्वेस्ट के थ्रू जीत लो, दैट इज द पॉलिसी ऑफ यन। नाउ द नेक्स्ट पॉलिसी इज समश्रय। सो समश्रय मतलब टेकिंग शेल्टर इफ वन इज मच वीकर देन द एनिमी। अगर आप अपने एनिमी से बहुत ज़्यादा वीक हो तो उनकी शरण में चले जाओ, दैट इज टेकिंग शेल्टर, कॉल्ड शमश्रय।
एंड द लास्ट वन इज द्वैध भाव. द्वैध मीन्स टू. सो द्वैध भाव, डबल पॉलिसी, डुअल पॉलिसी रखनी है कि एक के साथ संधि कर लेनी है और एक के साथ विग्रह कर लेना है. तो जिनका सपोज अपना कॉमन एनिमी है, तो जो आपका इमीडिएट नेबर है, ऐसा अर्थशास्त्र में बोला गया है कि योर इमीडिएट नेबर इज योर नेचुरल एनिमी एंड हिज नेबर इज योर नेचुरल फ्रेंड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल लें, तो अगर ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान और यहाँ पे है चाइना, तो इंडिया के रेफरेंस में हम लोग बोलेंगे कि जो इसके इमीडिएट नेबर्स हैं ये इसके नेचुरल एनिमीज हैं, दुश्मन हैं. वाइल जो इनके इमीडिएट नेबर हैं ये इंडिया के फ्रेंड हैं. सो ऐसा अर्थशास्त्र में बोला गया है कि आपका जो बिल्कुल साथ वाला नेबर पड़ोसी है वो आपका नेचुरल दुश्मन है और उनके जो साथ वाले पड़ोसी हैं वो आपके नेचुरल फ्रेंड्स हैं. सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ द्वैध भाव, जिसमें एक के साथ आप संधि करोगे, एक के साथ विग्रह करोगे. सो दैट इज द 6 policies of Shad Gunya which are mentioned in Arthashastra. Now we come to the decline of Mauryan Empire. So कोई फिक्स्ड रीज़न हमारे पास नहीं है कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो कुछ एज्यूम्ड रीज़न है, ऐसे हमने माना है. सो कुछ रीजंस क्या है कि या तो मिलिट्री माइट हैड डिक्लाइंड, तो जो उस टाइम की मिलिट्री थी, मिलिट्री की जो पावर थी वो कम हो गई थी. जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वीक हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस उतनी स्ट्रांग नहीं रही थी जितनी पहले रूलर्स के टाइम पे थी. द नेक्स्ट रीजन इज कि डिसलाइकेंड आइडियोलॉजीज ऑफ द रूलर्स, मतलब जो आने वाले अगले रूलर्स थे उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनकी जो विचारधारणा थी वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया. एंड द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, मतलब या तो उनके पास जो अशोका के बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया, या उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, या मिलिट्री माइट कम हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई. तो ये हमने एज्यूम किए हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. तो इन फाइनली इन 187 BCE, Brihadratha, who was the last ruler, was killed by Pushyamitra Shung, who established his own dynasty, that was the Shunga dynasty. So Brihadratha was killed by his commander Pushyamitra Shung, who established the Shunga dynasty in 187 BCE. So now Pushyamitra Shung, he founded the Shunga dynasty. So now क्या था कि जो मगध एम्पायर था वो लिमिटेड हो गया था टुवर्ड्स द नॉर्दर्न टेरिटरीज ओनली. अशोका के टाइम पे हमने देखा कि जो मगध एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का जो एक्सपेंस था वो बहुत ज़्यादा था, बट जैसे ही अशोका के बाद उनका माइट कम हो गया, तो नाउ द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंग पे द एम्पायर वाज लिमिटेड ओनली टू द नॉर्दर्न टेरिटरीज. और उसी टाइम पे पाटलिपुत्र वाज अटैक्ड बाय 2 ग्रीक किंग्स. सो पहला हमने देखा था जब इन्वेजन हुआ ग्रीक का अलेक्जेंडर के टाइम पे, तो दे डिडंट कम टुवर्ड्स द पाटलिपुत्र, बट इस टाइम पे सिंस एक स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था, तो 2 ग्रीक किंग्स नेम्ड मिनेंडर एंड देमेत्रियस, they attacked Patliputra, but पुष्यमित्र शुंग somehow was able to thwart that attack. और उसके बाद क्या हुआ कि कलिंग राजा खारावेला ने इस पे अटैक कर दिया पुष्यमित्र शुंग पे भी. सो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ग्रीक अटैक्स भी हुए और कलिंग राजा खारावेला की तरफ से भी अटैक किया गया था. नाउ ही वॉज एबल टू मैनेज द अटैक समहाउ, बट जो मिलिट्री माइट था मगध एम्पायर का वो अब नहीं रह गया था. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे सांची स्तूप वॉज रेनोवेटेड. सो सांची स्तूप वॉज रेनोवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम. एक और पॉइंट है कि ही पैट्रोनाइज्ड संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि. पतंजलि वॉज हिज नेम, और उनकी जो बुक थी, उनका वर्क था, दैट वॉज महाभाष्य, महाभाष्य. So Patanjali was a Sanskrit grammarian who wrote Mahabhashya, and he was patronized by Pushyamitra Shung. Now, after Pushyamitra Shung, his son came to power, Agnimitra. अग्निमित्र के बाद लास्ट जो रूलर थे वो देवभूति थे, who was killed by
वासुदेव कण्व ऑफ कण्व डायनेस्टी। सो शुंग डायनेस्टी खत्म हो गई, कण्व डायनेस्टी आ गई फाउंडेड बाय वासुदेव कण्व, बट वो भी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई। और जो लास्ट रूलर था कण्व डायनेस्टी का, ही वॉज किल्ड बाय सतवाहना किंग। सो ऐसे अल्टीमेटली मगध एम्पायर जो था उसका डिक्लाइन होके ख़त्म हो गया और सतवाहनास जो थे वो पावर में आ गए। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द वेरियस डायनेस्टीज ऑफ मगध एम्पायर। सो आफ्टर मगध एम्पायर एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अशोकन इंस्क्रिप्शन पे। नाउ अशोकन इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था कि आइडियाज ऑफ धम्म जो अशोका के थे, दैट इज धम्म घोष, जो इंस्पायर्ड थे बुद्धिज्म से, तो उनको स्प्रेड करने के लिए अशोका ने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रॉक इंस्क्रिप्शंस करवाई थी। सो दीज वर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। और since Ashoka was very much inspired from Buddhism, so Ashoka is credited with redistributing the relics of Buddha and enshrining them in every important town in stupas. So अलग अलग जगह पे he is credited with the construction of various stupas जहाँ पे बुद्धा के relics थे, जो remains थे या बुद्धा की belongings थी, they were kept there. So अलग अलग stupas ऐसे बनाए गए थे। Now इंडिया में पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में कुछ रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं हमें। इसमें से 14 आर द मेजर रॉक एडिक्ट्स और काफ़ी सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। सो माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मेजर के बारे में देखते हैं कि इसमें जस्ट यहाँ पे हमने ये बताया है कि इसमें क्या क्या मेन मैसेज था उस रॉक एडिक्ट का। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट का मैसेज जो था दैट वाज प्रोहिबिट द एनिमल स्लॉटर। सेकंड का था फॉर द केयर ऑफ एनिमल एंड मैन। थर्ड वन वाज for generosity to the Brahmins. So these were the central ideas, core ideas जो थे उस रॉक एडिक्ट्स के। तो these are mentioned here. तो फोर्थ का था धम्म घोष ओवर भेरी घोष, जैसे कि अशोका की आइडियोलॉजी थी दैट ही प्रेफर्ड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष ओवर भेरी घोष आफ्टर द कलिंग वॉर। नाउ फिफ्थ रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है, कंसर्न्स अबाउट द स्लेव्स। सो सेंट्रल आइडियाज का ये है। सिक्स्थ का क्या है, किंग्स डिजायर अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। सेवंथ का है टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। एट्थ का है अशोकास धम्म यात्रा टू बोध गया एंड बोधि ट्री। नाइन्थ का है, इसमें क्या बोला गया है कि इट कंडेम्स द पॉपुलर सेरेमनीज एंड स्ट्रेसेस ऑन द सेरेमनीज ऑफ धम्म। Now, the rock edict number 10, it condemns the desire for fame and glory. Number 11, it conveys the message of respect for elders and concern for slaves and servants. Number 12, it refers to the religious tolerance. 13th में अशोका की विक्ट्री लिखी है ओवर किलिंग, और धम्मघोष के बारे में भी लिखा है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट मेजर रॉक एडिक्ट। सो द लास्ट वन इज 14th रॉक एडिक्ट, जिसमें क्या लिखा गया है कि अलग अलग जगह पे जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं इंडिया में उसके बारे में इनग्रेव किया गया है। सो इट डिस्क्राइब्स अबाउट द इनग्रेविंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो अगर आप इसको कोई निमोनिक बना के याद कर सकते हो या जितना भी आपको याद रहता है कर लो, अदरवाइज अगर आप नहीं कर पा रहे तो यू कैन लीव दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द Mauryan Empire and the age of Mahajanpat.